मेरे भीतर गुस्से की आग इतनी भयंकर रूप से जल रही थी कि मैं अपनी सांसों पर भी काबू नहीं रख पा रही थी। हर गुजरता पल मेरे वजूद को ऐसे जला रहा था जैसे मैं किसी नर्क की आग में जल रही हूँ। मेरा मन कर रहा था कि मैं चीखूं, चिल्लाऊं और इस दुनिया के उन सभी नियमों को तोड़ दूं जिन्होंने मुझे इस अंजाम तक पहुंचाया था। मेरे मन में अपने परिवार वालों के लिए नफरत का एक ऐसा सागर हिलोरे मार रहा था जिसमें सारी मोहब्बतें डूब चुकी थीं। वे लोग जिन्हें मैं अपनी दुनिया समझती थी, उन्होंने मुझे सिर्फ कुछ कागजी नोटों और क्षणिक सुख सुविधाओं के लिए एक ऐसे व्यक्ति के हाथ बेच दिया था जो आंखों की रोशनी से वंचित था। उनकी नज़र में तो वह व्यक्ति एक चलती फिरती दौलत की मशीन था, एक ऐसा खजाना जिसने उनकी गरीबी की मनहूसियत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। लेकिन मुझे तो अपना भविष्य बेरंग और अंधेरा लग रहा था। मैंने अपने आंसुओं को हलक में उतारकर एक खामोश कसम खाई कि मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, बल्कि मैं खुद अपनी किस्मत की कहानी लिखूंगी। शादी की पहली रात जब दरवाजे पर आहट हुई तो मेरे दिल की धड़कनें सीने में एक बेकाबू घोड़े की तरह दौड़ने लगीं। दरवाजा खुला और वह व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ उसका पुरुष नर्स भी था, जिसका नाम रवि था, और वह उसके साथ एक छायादार पेड़ की तरह रहता था। वह नर्स से ज्यादा एक चौकस और प्रशिक्षित अंगरक्षक की तरह लगता था। रवि ने बड़े इत्मीनान और एहतियात के साथ उसे बिस्तर पर बैठाया और फिर मेरे पास आकर फुसफुसाकर बोला, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई समस्या आए तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, मैं बगल वाले कमरे में ही मौजूद हूँ। उसका लहजा बेहद सख्त और पेशेवर था, जिसमें किसी तरह की नरमी और भावुकता का नामो निशान तक नहीं था। वह व्यक्ति मेरे पास आकर बैठ गया और अपने हाथों की उंगलियों से मेरे चेहरे के नक्शों को छूने लगा। गुस्से की एक ऐसी लहर मेरे रग रग में दौड़ गई जैसे किसी ने मेरे दिल में गर्म सीसा उड़ेल दिया हो। उसका ये छूना मुझे जहर लग रहा था। मैंने तुरंत उसका हाथ पीछे हटा दिया। उसके चेहरे पर हैरत के भाव उभर आए, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो कि कोई उसके साथ ऐसा बर्ताव भी कर सकता है। शायद वह ये समझ बैठा था कि मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ जो उसकी बेपनाह दौलत देखकर खुशी खुशी उससे शादी कर रही है। उसने यह कैसे सोच लिया कि मैं उसकी दौलत की भूखी हूँ। मेरे लिए तो एक पल भी उसकी नज़दीकी में रहना नामुमकिन था। उसने मुझसे हल्की फुल्की बातें करना शुरू किया, मेरी पसंद और नापसंद के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन मेरे कानों में तो सिर्फ नफरत की गूंज सुनाई दे रही थी। मेरा दिमाग सिर्फ एक ही सोच में उलझा हुआ था, मैं इस व्यक्ति से कैसे छुटकारा पाऊं। बार बार मेरी आंखों के सामने रोहित का चेहरा आ रहा था और मैं उसकी मोहब्बत की दुनिया में खुद को आज़ाद महसूस करती थी। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। तभी मेरे दिमाग में एक घिनौना ख्याल आया और मैंने उसे जल्दी से कहा कि मुझे कपड़े बदलने हैं। ये भारी कपड़े मेरे लिए बोझ बन रहे हैं और मैं थक चुकी हूँ। आप इतनी देर में आराम कर लीजिए। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया और ड्रेसिंग रूम में चली गई। कपड़े बदलने के बाद मैं बेचैनी के आलम में कमरे से बाहर निकल आई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस नौकरानी को कहाँ ढूंढूं जो इस घर में रहती थी। उसका नाम शारदा था और वह आते ही मुझे अपनी मजबूरियों की एक लंबी कहानी सुना चुकी थी, जिसमें उसकी बीमार बेटी का जिक्र था। और अब मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि क्यों ना उसकी मजबूरियों का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। इससे पहले कि मैं किसी को आवाज़ देती, एक नौकर ने आकर कहा, मैडम आप इस समय बाहर क्या कर रही हैं? क्या आपको कोई काम था? मैंने कहा कि मुझे शारदा से बात करनी है। वह कहाँ है? उसे तुरंत बुला दो। तभी चौकीदार शारदा को बुला लाया। वह हैरान आंखों से मुझे देखने लगी। कुछ चाहिए था मैडम? मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक शांत जगह ले आई। फिर मैंने अपने हाथ में पहनी हुई कीमती सोने की अंगूठी उसके हाथ पर रख दी। यह वही अंगूठी थी जो शादी के गहनों के साथ मेरे पति ने मेरे लिए भेजी थी। मुझे वह अंगूठी बहुत पसंद आई थी, लेकिन अब जो मैं करने जा रही थी उसके लिए अपनी पसंदीदा चीज़ की कुर्बानी देना मुझे ज़रा भी मुश्किल नहीं लग रहा था। मैंने शारदा से कहा, मुझे तुमसे एक काम है। अगर तुम वह काम कर दो तो मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा पैसे दूंगी। तुमने कहा था कि तुम्हारी बेटी बीमार है और तुम्हें उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। वह हैरान होकर मुझे देखने लगी। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारी बेटी का इलाज भी करवा दूंगी और तुम्हारी सभी ज़रूरतें भी पूरी कर दूंगी, बस तुम्हें मेरा यह काम करना होगा। जब मैंने उसे अपनी योजना बताई तो वह हक्की बक्की रह गई। उसने कानों को हाथ लगाया और कहा, मालिक को अगर यह बात पता चल गई तो न जाने क्या होगा। मैडम आप ऐसा मत कीजिए। शारदा की आंखों में डर के साथ साथ एक गहरी छिपी हुई वफादारी भी झलक रही थी, लेकिन मैंने उसके बाजू को पकड़कर झकझोर दिया और कहने लगी, तो फिर मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसे मेरी बात माननी पड़ी। तब वह सिर झुकाए मेरे साथ कमरे में चली गई। मैंने उसे अपनी जगह पर बिस्तर पर लिटाकर खुद कमरे से बाहर निकल आई। लगभग 1 घंटे बाद जब वह कमरे से शर्मिंदा आंखों के साथ निकली
तो मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वह झुकी नज़रों के साथ वहां से चली गई। वह गरीब ज़रूर थी, लेकिन बेगैरत नहीं थी। सिर्फ मजबूरी की वजह से उसे यह काम करना पड़ा था। जब मैं कमरे में वापस आई तो मेरे पति सो रहे थे। मैं भी एक तरफ लेट गई और सोचने लगी कि सही समय पर मेरे दिमाग ने काम कर लिया, वरना इस व्यक्ति को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। वह मुझसे बहुत अच्छे तरीके से पेश आता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था और मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन उसे देखकर मेरे दिल में नफरत का एहसास बढ़ जाता और मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरा तो दोबारा अपने माता पिता से बात करने का भी मन नहीं कर रहा था, जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था। इसके बाद मैं वापस जाने पर बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर एक दिन मेरी माँ खुद आ गईं और रोते हुए मुझे गले लगाकर शिकायत करने लगी कि मैं इतने दिन से उनसे मिलने क्यों नहीं आई। माँ की यह हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया था। तभी मेरे पति ने कहा कि तुम उनके साथ कुछ दिन के लिए चली जाओ। इस तरह मैं बोझिल दिल के साथ माँ के घर चली गई। और फिर एक दिन मेरी रोहित से मुलाकात हो गई। उसे देखकर मेरे अंदर की पुरानी मोहब्बत फिर से जाग उठी। उसने भी एक शिकायत भरी नज़र मुझ पर डाली और दोबारा अपने काम में लग गया। वह उस समय छत पर पतंग उड़ा रहा था। काफी देर तक मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब खुद पर काबू न पा सकी तो आखिरकार मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उससे बात कर बैठी। और फिर उसकी शिकायत भरी बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि वह बहुत दुखी था। उससे ज्यादा तो मैं दुखी थी और इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मेरे दिमाग में एक घिनौना ख्याल आया और मैं सोचने लगी कि इस ख्याल को कैसे हकीकत में बदला जा सकता है। साजिश का जाल और रवि का शक। घर वापस आने के बाद मैंने अपनी योजना पर अमल करना शुरू कर दिया था। वह नौकरानी अपनी मजबूरी की वजह से मेरी बात मानने पर मजबूर थी। उसकी तरफ से तो मुझे इत्मीनान था कि वह यह बात किसी को नहीं बता सकती। दूसरी तरफ रवि था, जो मेरे पति का पुराना और वफादार नौकर था। वह हर बात उसे बताता था। उसे रास्ते से हटाने के लिए मैंने एक और योजना बनाई। आधी रात को मैंने उसे फोन करके यह कहकर कमरे में बुलाया कि मेरे पति की तबीयत खराब है। वह तुरंत कमरे में आ गया। तब मैं चीखने लगी और शोर मचाने लगी। मेरे पति भी हड़बड़ाकर उठ बैठे और जब मुझसे रोने का कारण पूछा तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारे सेक्रेटरी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। रवि यह सुनकर परेशान हो गया था। उसने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पति ने वही सुना जो मैंने उसे सुनाया था और वही देखा जो मैं उसे दिखा रही थी, और उसने फिर रवि को नौकरी से निकाल दिया था। रवि ने बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे इसमें बिल्कुल भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। और अब अपनी सोची समझी योजना के तहत मैंने अपने पति से कहा कि मेरा दूर का भाई है, वैसे भी उसे नौकरी की तलाश है और अगर वह आपके साथ रहेगा तो आपका ख्याल भी रखेगा। यह सुनकर मेरे पति कहने लगे कि अगर तुम ऐसा कह रही हो तो सही होगा, तुमसे ज्यादा मेरा ख्याल और कौन रख सकता है। उनकी बात सुनकर एक पल के लिए मैं शर्मिंदगी की गहराइयों में डूब गई थी कि मैं उनके साथ क्या कर रही थी और उनके मेरे बारे में कैसे ख्यालात थे। लेकिन मैंने अपने सभी जज्बातों को सुला दिया और फिर मैंने रोहित को घर में रख लिया था। उसे रवि की जगह दे दी थी और वह भी मेरी वजह से यह काम करने पर तैयार हो गया था। यूं भी यह इतना बड़ा घर था, यहाँ पर वह आराम से रह रहा था। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और यहाँ पर उसे मेरी नजदीकी भी मिल रही थी। हम दोनों ही बहुत खुश थे और कामयाबी से यह खेल खेल रहे थे। मैं अपनी नौकरानी को अपने कमरे में बुला लेती थी और खुद रोहित के कमरे में चली जाती थी। सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। एक चालाक खेल और कठपुतलियों का नाच। शारदा ने अगले दिन मुझे बताया कि रवि ने उसे एक तरफ बुलाकर सख्ती से पूछा था कि रात कमरे में क्या हुआ था। शारदा ने उसे सिर्फ इतना बताया कि मैंने उसे सोने की अंगूठी दी थी और एक काम करने पर मजबूर किया था। उसने जानबूझकर असली बात छिपा ली थी। यह सुनकर मैं संतुष्ट हो गई, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि शारदा की वफादारी की जड़ें कितनी गहरी थीं। वह अर्जुन, मेरे पति का असली नाम, की मौसी की बेटी थी और इस घर में एक खुफिया आंख बनकर काम कर रही थी। उसने अर्जुन को रात के वाकये के बारे में तो बताया, लेकिन उसके पीछे की असली वजह और मेरी चाल का जिक्र नहीं किया। वह अर्जुन की खामोशी से परेशान थी, क्योंकि उसे यकीन था कि अर्जुन उसे रवि के मामले में जरूर कुछ बताता। एक दिन मेरे पति कहने लगे कि मैं काम के सिलसिले में विदेश जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं घबरा गई कि अगर वह विदेश जाएंगे तो रोहित भी तो उनके साथ जाएगा और रोहित के बिना मैं कैसे रह सकती हूँ। तभी बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि आप अपने साथ किसको लेकर जाएंगे? आपका ख्याल रखने के लिए भी कोई होना चाहिए। वह कहने लगे कि मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है, वह मेरा ख्याल रखेगा। उनकी बात सुनकर मैं संतुष्ट हो गई। मुझे भला इस बात पर क्या एतराज हो सकता था। वह फिर विदेश चले गए थे। ये 1 महीना मैंने बहुत भरपूर तरीके से गुजारा था। अपने पति के पैसे का इस्तेमाल करते हुए मैं रोहित के साथ ऐश कर रही थी। पूरे भारत में वह जगहें जहां पर मैं कभी जाने का सोच भी नहीं सकती थी, उन सभी जगहों पर न सिर्फ हम दोनों घूमने के लिए गए थे, बल्कि हम दोनों ने बहुत ज्यादा मजा लिया था।
जिंदगी में आने वाले यह लम्हे हम लोगों ने भरपूर तरीके से गुजारे थे। हम दोनों ही बहुत खुश थे और कामयाबी से ये खेल खेल रहे थे। सच्चाई का अचानक खुलासा। और फिर 1 महीने के बाद जब मेरे पति घर आ गए तो वह पहले से बदले हुए लग रहे थे। उन्होंने मुझसे बिल्कुल सामान्य अंदाज में ही बात की थी और रात को फिर हमेशा की तरह मैंने नौकरानी को अपने कमरे में बुला लिया और खुद रोहित के कमरे में चली गई। मुझे उसके कमरे में गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब एकदम दरवाज़ा खुला और कमरे की लाइट ऑन हो गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं जब आंखें खोली थीं तो घर में गरीबी का माहौल देखा था। सारी जिंदगी मैंने हर चीज़ के लिए तरसते हुए गुजारी थी। घर में माँ और पिताजी के अलावा हम 5 भाई बहन थे। मैं भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। इस तरह घर के कामकाज की जिम्मेदारियां मुझ पर ही थीं। बाकी भाई बहनों को छोटा होने की वजह से फिर भी रियायत मिल जाया करती थी। माँ के गुस्से का निशाना भी मैं ही ज्यादातर बना करती थी। माँ को मेरी हरकतों पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ रहता था। उन्हें मेरी सहेलियों के घर आने जाने पर, ज़्यादा समय छत पर बिताने पर, मतलब यह कि बहुत सारी बातों पर एतराज़ था जिन्हें मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे माँ हम भाई बहनों से मोहब्बत नहीं करती। उन्होंने बस हमें पैदा करके दुनिया में लाने की जिम्मेदारी ही निभाई है। मैं ऐसा सिर्फ सोच सकती थी, माँ के सामने ऐसा कह नहीं सकती थी क्योंकि वह चप्पल उतार कर मारते हुए देर नहीं लगाती थी। कमाने वाले सिर्फ पिताजी ही थे। दोनों भाई बहुत छोटे थे। ऐसे में घर में ज्यादातर दाल सब्जी ही पकती थी। कभी कभी तो घर में फाके की नौबत भी आ जाती थी। हमें अच्छा खाना शायद महीनों बाद ही नसीब होता था। रोहित मेरी जिंदगी में बाहर की तरह आया था। वे लोग कुछ समय पहले ही इस मोहल्ले में आकर बसे थे। ये घर उन्होंने किराए पर लिया हुआ था और वह हमसे भी ज्यादा गरीब थे। हमें यह एक फायदा था कि अच्छा बुरा ही सही, लेकिन घर हमारा अपना था। लेकिन वे लोग तो बेचारे अपने घर से भी वंचित थे। रोहित की कोई नौकरी भी नहीं थी। वह सारा दिन दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता था। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। जब रोहित ने मेरे लिए रिश्ता भिजवाया तो माँ और पिताजी ने यह कहकर रिश्ता उसी समय खारिज कर दिया कि लड़के का चाल चलन ठीक नहीं है और न ही वह कोई नौकरी करता है। ऐसे निठल्ले इंसान के साथ ब्याहने का क्या फायदा जो बेटी हर दूसरे तीसरे दिन रोकर मायके की दहलीज पर आती रहे। माँ की बात एक हद तक ठीक थी, लेकिन मैं फिर भी अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मैंने जब इस बात पर विरोध किया तो माँ ने मेरी बहुत ज्यादा पिटाई की थी और माँ से मार खाने के बावजूद भी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रही थी। उन दिनों पिताजी माँ के साथ न जाने क्या क्या फुसफुसाते रहते थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग मेरे बारे में कोई खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन मैं यह भी जानती थी कि मेरी मर्जी के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह जानते थे कि मैं काफ़ी ज़्यादा अक्खड़ लड़की हूँ। तभी एक दिन माँ ने मुझे कहा कि पिताजी ने मेरा रिश्ता अपने बॉस के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। ऐसे भला कैसे हो सकता है? आप लोग मेरी मर्जी जाने बिना मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं, जबकि आप जानते भी हैं कि मैं किसके साथ शादी करना चाहती हूँ। माँ ने मेरी बात सुनकर सिर पीट लिया और कहने लगी कि वह निठल्ला, वह जो 10 रुपये भी नहीं कमाता, वह तुम्हें कहाँ से खिलाएगा, वह तुम्हारी ज़रूरतें कैसे पूरी करेगा। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। अब तो पिताजी भी इस रिश्ते के पक्ष में थे। माँ की तुलना में पिताजी से मैं बहुत डरती थी और उनके सामने तो मैं ऐसी बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पिताजी को गुर्दों का मसला था। उन्हें पिछले कई सालों से शुगर की बीमारी थी और अब जब उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया तो उन्हें उनके बॉस ने बहुत आर्थिक मदद भी की थी, जिसके बारे में मुझे बहुत बाद में अंदाज़ा हुआ था। और फिर जब शादी से पहले ही मेरे लिए कीमती गहने और ढेरों कपड़े आए तो यह देखकर कुछ पल के लिए मैं भी क्षणिक रूप से बहल गई थी और फिर शादी की तैयारियां करने लगी थी। जब मुझे माँ ने डरते डरते शादी वाले दिन यह बताया कि मेरा होने वाला पति अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता, तो यह सुनकर मैंने एक झटके से सिर उठाया था। माँ, आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर आप लोगों ने क्या सोचकर इस व्यक्ति से मेरी शादी की है? मेरी हालत देखकर माँ घबरा गई और कहने लगी, अरे तो क्या हुआ, लड़का बहुत अमीर है, पैसों में खेलोगी तुम, और तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि उसका इलाज मुमकिन है। कुछ समय पहले ही एक्सीडेंट से उसकी नज़र चली गई है और ये भी हो सकता है कि वह ऑपरेशन करवा ले तो उसकी नज़र वापस आ जाए। तुम फिक्र क्यों करती हो? माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन मेरे दिल में उस व्यक्ति के लिए बेइंतहा नफरत पैदा हो गई थी और इसी नफरत ने मुझे बगावत करने पर उकसाया और मैं नफरत की आग में गुनाह की तरफ चलती चली गई, जिसने अपने पैसे के बल पर विकलांग होने के बावजूद भी मुझे खरीद लिया था और मुझे मेरी मोहब्बत से दूर कर दिया था। मैं दिल में बेतहाशा नफरत और बदगुमानियां लेकर उसके घर में आई थी। उसे अपने सामने देखकर भी मेरे दिल से उसके लिए यह नफरत कम नहीं हुई थी, बल्कि मैं तो उसकी कमजोरी से फायदा उठाने का सोच रही थी और आखिरकार मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही गई थी। बल्कि एक तरह से तो मैं इस घर में खुश थी। एक तो मुझे उसकी नज़दीकी भी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती थी और दूसरा मेरा प्रेमी भी हर वक्त मेरे पास रहता था और मैं पैसों में भी खेल रही थी। हर सुविधा मुझे मिल रही थी।
अब जब हम दोनों सारी दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में मदहोश थे, तो कमरे की लाइट ऑन होने पर हम दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। दरवाजे के ठीक बीच में मेरे पति खड़े थे। वह बिल्कुल सामने देख रहे थे। उसे देखकर एक पल को मेरी सांस रुक गई, लेकिन उसके अंधे होने का सोचकर मेरी सांस में सांस आई थी। काफी देर तक वह वहीं पर खड़े रहे। उसे देखकर हम लोग अपने पति की यह कमजोरी मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई थी। और अगले दिन जब मैं सुबह नाश्ता करने के लिए टेबल पर आई तो ये देखकर मैं हक्की बक्की रह गई। सामने टेबल पर मेरे पति बैठे हुए थे और हैरानी की बात यह थी कि उनके हाथों में एक अखबार था। आंखों पर एक चश्मा टिकाए वह अखबार पढ़ने में लगे हुए थे। मैंने और रोहित ने हैरान परेशान नजर एक दूसरे पर डाली। ये सब क्या था? तभी मेरे पति ने मुझ पर एक भरपूर नजर डाली और कहने लगे कि मैं तुम्हें यह खुशखबरी सुनाना भूल गया था कि मैं बाहर अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए गया था और मेरी नजर वापस आ गई है। उसकी बात सुनकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे ही रह गया था। इसका मतलब था कि रात जो कुछ भी हुआ था उन्होंने देख लिया था। इस पर मेरी हकीकत खुल गई थी। मेरे चेहरे के भाव देखकर वह दुखी होकर मुस्कुराए और कहने लगे कि मैंने तुम पर विश्वास किया था, तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। जब तुमने रवि पर इल्जाम लगाया था तो मैं तभी चौंक गया था और फिर होश में आने के बाद मैंने रवि को अपने ऑफिस में बुलाया तो हिचकिचाते हुए उसने मुझे बताया कि तुम झूठ बोल रही हो, उस पर इल्जाम लगा रही हो। इस सब में न जाने तुम्हारा क्या मकसद है, और तभी मैं तुम्हारी हकीकत खुद जानना चाहता था। मैं किसी और के मुंह से तुम्हारे बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता था और मुझे ये भी खबर नहीं थी कि वह सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। और अब जब मैं ऑपरेशन करवा कर वापस आया तो तुमने जब नौकरानी को मेरे कमरे में भेजा तो मैं चौंक गया था। नौकरानी भी मुझे अंधा समझ रही थी, लेकिन जब मैंने उससे बात की और उससे यह सब पूछा तो वह पहले तो डर गई और फिर रोते हुए कहने लगी कि मैं मजबूर थी, मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी की वजह से किया। उसकी बात सुनकर गुस्से की एक तीव्र लहर मेरे वजूद में समा गई थी। तभी मैं अपना शक दूर करने के लिए उस कमरे में आया तो मुझे अंदाजा हो गया कि तुम यह सब कुछ क्यों कर रही थी। मैंने तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दिया है। मैंने अनिश्चितता से नज़र उस पर डाली थी। उन्होंने तो मुझे माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं दिया था और फैसला सुना दिया था। तभी उन्होंने एक और फाइल मेरे हवाले की और कहने लगे कि यह छोटा सा अपार्टमेंट मैंने तुम्हारे नाम खरीदा था। चूंकि यह तुम्हारा तोहफा था, तुम्हारे लिए खरीदा था, तो यह मैं तुम्हारे हाथ में ही देना चाहता हूँ। अब तुम जो चाहो इसका करो और मुबारक हो, अब तुम आज़ाद हो। हम दोनों मरे मरे कदमों से वहां से निकले थे। यह भी गनीमत था कि उन्होंने मेरे नाम पर अपार्टमेंट कर दिया था और मेरे बैग में भी अच्छे खासे पैसे मौजूद थे। वापस आते हुए मैं अपने कपड़े और सभी गहने भी उठाकर ले आई थी, जो कि काफ़ी समय तक हम दोनों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी थे। हम दोनों इस अपार्टमेंट में आकर रहने लगे और फिर इद्दत पूरी होते ही मैंने रोहित पर जोर देना शुरू कर दिया कि निकाह कर लो। उसने मुझसे शादी कर ली थी। सारा दिन वह घर में ही रहता था। अब मेरे पास पैसे और गहने खत्म होने लगे थे। अब मैं चिड़चिड़ाने लगी थी। सुबह शाम मैं रोहित को कहती थी कि कोई काम धंधा कर लो, आखिर कब तक यूं घर में पड़े रहोगे। जब भी मैं उसे यह बात कहती तो वह मुझे प्यार से टाल देता, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। अब मैं उसे गुस्से से ये बात कहती थी। इसी वजह से उसने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। मैं जब भी उसे कमाने की बात करती तो वह मुझ पर गुस्सा करने लगता और मुझे मारने लगता। वह तो निठल्ला इंसान था, उसे काम करने की आदत ही नहीं थी। माँ की बात बिल्कुल सही थी। वह सिर्फ आवारागर्दी कर सकता था और अच्छी अच्छी बातें कर सकता था। इसके अलावा उसमें और कोई गुण नहीं था। लेकिन अफसोस कि मैं इन्हीं खूबियों की वजह से उस पर मरती थी और अपना हंसता खेलता घर उजाड़ कर बैठी थी। पिताजी मुझसे नाराज थे। वह मेरी शक्ल देखने के भी पक्ष में नहीं थे और यहाँ पर मैं हर वक्त जलते कड़ते दिन गुजार रही थी। शिक्षा भी मेरी मैट्रिक तक थी। मैं सुबह से लेकर शाम तक फैक्ट्री में काम करती रहती थी और जब घर में आती तो मेरा पति अपने बिस्तर पर लेटा हुआ टीवी देखने में लगा होता था। उसको देखकर गुस्से की लहर मेरे वजूद में दौड़ जाती थी और फिर सारे दिन की थकी हारी मैं घर के काम करने में लगी हो जाती। बार बार मेरी आंखों से आंसू बहते और मुझे वह ऐश भरे दिन याद आ जाते जो मैंने अपने पहले पति के घर में गुजारे थे। और अब तो वह दिन जैसे मेरे ख्वाब बनकर रह गए थे। मैं अपने गुनाहों की वजह से यह अपमान और अपमान भरे दिन गुजारने पर मजबूर हो गई थी। माँ के घर जाती तो वह भी मुझे देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया करती थी। मैं रोते चेहरे के साथ वहां से वापस आती। मैं घर और नौकरी में जैसे घंटा चक्कर बनकर रह गई थी। मैं अब हर पल पछताती रहती थी कि अगर मैं माँ की बात मानती और थोड़ा सा सब्र से काम लेती, अपने पति को इज्जत और मोहब्बत देती। माँ ने मुझे कहा भी था कि ऑपरेशन के बाद वह ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं ही उसकी नफरत में पागल हुई जा रही थी। आज उसके साथ उसके घर में ऐश व आराम की जिंदगी गुजार रही होती और अब तो उसकी आंखें भी वापस ठीक हो चुकी थीं। माँ सही कहती थीं कि तुम हमेशा की जल्दबाज हो और आज इसी जल्दबाजी की वजह से मैं कहीं की नहीं रही थी। अब मुझे रोहित के साथ ही हर हाल में गुजारा करना था, क्योंकि यह मेरा अपना चुनाव था।
और रोहित को पता था कि मुझ पर वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और इस अपार्टमेंट में वह आराम से रहता था और मैं सारा दिन कामकाज करके घर का चूल्हा चला रही थी। मुझ जैसी औरतों के साथ ऐसा ही दुखद अंजाम होता है।